नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड लीज जिहाद के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा की अंदर पहली बार विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया था। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई कि उत्तराखंड में ये समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है, साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तराखंड की धार्मिक सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक प्रमुखों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। देखिए, सरकार 1 साल की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रही है कि सरकार बने हुए 1 साल होने जा रहा है। तो हम सरकार से कुछ हमारे सवाल है, जनहित के सवाल है, उन्हें पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार उन चीज़ों को लेकर जश्न मनाना चाहती है? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया उसका जश्न मनाना चाहती है? यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया उसका जश्न मनाना चाहती है? प्रदेश का पलायन रुकने में क्या काम किया, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? आज सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है, हमारे युवाओं के जो ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया इस प्रदेश सरकार ने? बहन अंकिता भंडारी के उस वीआईपी का क्या नाम बता दिया? तो ये सरकार की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके विषय में वो 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है? या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है? केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है? या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदर बांट की गई, इस बात का जश्न है? या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है? या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियां नाले खाले सब चीर देने का जश्न है? जश्न आखिर है किस बात का कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं एक के बाद एक यहाँ के भर्ती घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे हैं? जश्न इस बात का है? या आपके 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में जो सत्ता का नंगा नाच दिखाया, जश्न इस बात का है? नमस्कार, बिल्कुल आपने बहुत सही ढंग से पूछा है कि धाकड़ धामी का 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन 1 साल में क्या उपलब्धियां हुई है? जिस तरह से सरकार शोर मचा रही है वो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि वे हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात न करें, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दे हैं इस राज्य के, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं इस राज्य के, वो भी ये सरकार हल नहीं कर पाई। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ का युवा सीधा सीधा नशा के गिरफ्त में जा रहा है और जो ड्रग माफिया है वो पूरी तौर से उत्तराखंड में अपने पांव जमा चुका है। 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है अभी। इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना स्वरूप की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है, जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का काम भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया है कि ब्लॉक स्तर पर, जी हां, और जिला स्तर पर सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल किए कि भाजपा के लोग बताए कि आखिर आदि शंकराचार्य और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें दिक्कत क्या है। ऐसा ही एक प्रस्ताव 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी केंद्र सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भी इसे स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब भाजपा के लोग, कम से कम गनीमत है, उन्होंने गौतम अडानी जी के नाम पर इस हवाई अड्डे को रखने की बात नहीं कही और अटल जी का नाम लिया है। लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र जी हों या पोखरियाल जी हों, उनको ये तो बताना चाहिए कि हरीश रावत जी के प्रस्ताव से उनको क्या दिक्कत है। आखिर आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वहीं खबर हरिद्वार से, जहां यूके एसएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क की गई है। हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित निर्माणाधीन मकान को सील किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि डीएम के आदेश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने जो ये कार्रवाई की है, 2000 स्क्वायर फीट से अधिक की जमीन को भी जब्त किया गया है। वहीं हाकम सिंह की ओर से भी संपत्तियों की जाँच की जा रही है। देहरादून में एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक हरिद्वार की ज्वालापुर में काम करता था। परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों द्वारा टॉर्चर कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक पिछले कई सालों से नशे का आदी था, जिसकी वजह से परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था। लेकिन मात्र 8 से 10 दिन में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र की सभी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरिद्वार में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान 1300 लीटर तेल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खाद्य विभाग को सूचना मिली कि मंगलौर के थिथौला गांव में अवैध रूप से तेल का भंडारण किया गया। खाद्य विभाग एवं पुलिस की टीम द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारकर अवैध तेल के साथ 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आरोपी चालक फरार होने में कामयाब हो गया। मौके से एक टैंकर, 4 ड्रम और तेल चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि ड्रम और टैंकर में करीब 1300 लीटर डीजल और मिट्टी का तेल मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम आमिर उर्फ पप्पू और आश मोहम्मद बताए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वो ये तेल कहां से लाते थे और कहां सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके गैंग में और कौन कौन शामिल है। हम लोगों को सूचना मिली कि जो है यहाँ अवैध रूप से मिट्टी के तेल या डीजल का जो है व्यापार किया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने 19 तारीख को एक टीम बनाई सप्लाई डिपार्टमेंट की और उसी के तहत जो है हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके पुलिस बल के साथ हम मौके पे गए और वहाँ पे हमने 4 ड्रम मिट्टी के तेल पाए और टैंकर में जब हमने नाप करवाई तो उसमें जो है 500 लीटर के लगभग तेल की मात्रा पाई गई।
तो बाकी कार्रवाई और जांच आगे गतिमान है। बागेश्वर में सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं और जौल कांटे लेठी शीशाखानी मोटर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए गए काम पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीण नरेश उप्रेती का कहना है कि मानकों के अनुरूप डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़क में की गई सोलिंग में पत्थरों की जगह मिट्टी डाली गई है। इस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता बागेश्वर का कहना है कि जहां जहां पर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं वहां पर उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जौल कांडे मोटर मार्ग की हालत काफी खराब है। स्टेटमेंट के आधार पर जितना बजट शासन से आया है उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। वहीं सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आप 20 तारीख में जो है फिर से आप देखेंगे ज्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिले। उत्तराखंड में सुबह से ही मौसम सुहावना हो रखा है और लगातार मैदानी भागों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बाबा केदारनाथ के दर पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बाबा केदार से की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरी केदारनाथ घाटी ये कहा जा सकता है कि सफेद चादर से ढकी हुई है। बर्फबारी का आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल केदारनाथ कपाट आप देख सकते हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब भी बारिश होती है उत्तराखंड में तब बर्फबारी जब पहाड़ी इलाकों में होती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। रुड़की में यूजर चार्ज लगाने के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नगर निगम का घेराव किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने बताया कि आज हमने यूजर चार्ज के विरोध में नगर निगम का घेराव किया है। वहीं रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल और नगर निगम अधिकारी विजय नाथ शुक्ला से मुलाकात कर यूजर चार्ज को विरोध किया गया। सचिन गुप्ता ने कहा है कि यूजर चार्ज के नाम पर नगर निगम लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। सचिन गुप्ता ने कहा कि अगर नगर निगम रुड़की वासियों को सुविधा दे रहा है तो उसका पैसा क्या वसूला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और कूड़ा निस्तारण का कार्य नहीं हो रहा है, ऊपर से यूजर्स चार्ज लगाया जा रहा है। वहीं चमोली में पीने के पानी की किल्लत पर लोगों ने विरोध जताया है, जहां पर 35 परिवार पेयजल किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं और इसको लेकर जल संस्थान कार्यालय पहुंचे और नाराजगी भी व्यक्त की। बता दें कि कोठियाल सेंट के रामपुरा तोल के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। लोगों का कहना है कि लंबे समय से रामपुरा के 35 परिवार पेयजल आपूर्ति सुचारू न होने से परेशान है। विभागीय अधिकारियों के पास लगातार चक्कर काटने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जल संस्थान को आखिरी अल्टीमेट देने आए हैं। लोगों ने कहा है कि इसके बावजूद अगर उनकी पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो भी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
रामनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कार्यालय में तालाबंदी भी की। संजय नेगी ने बताया है कि भाजपा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत फ्री में नल के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन नलों से एक बूंद भी पानी ग्रामीणों को नहीं मिला है। सरकार की योजना साल भर में ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हजारों रुपए के बिल ग्रामीणों को भेजे जा रहे हैं। ग्रामीणों को ये बिल भेजे जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के इन बिलों को माफ किया जाए। वहीं उन्होंने पेयजल की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया है कि इस योजना के तहत अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जल्द ही काम पूरा करने के बाद पानी मुहैया कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में ग्रामीणों द्वारा दिए गए पानी के कनेक्शन का बिलों का भुगतान नहीं किया गया था, इसी के तहत ये बिल भेजे गए हैं। बागेश्वर में अतिक्रमण हटाने से नाराज व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। यहां पर 27 पंजीकृत फड़ व्यवसायियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एसडीएम का घेराव किया। फड़ एसोसिएशन के सचिव भीम कुमार का कहना है कि नगर पालिका बागेश्वर द्वारा एक षड्यंत्र के तहत गरीब फड़ खोखा चलाने वालों को बर्बाद करने का काम किया गया है। छोटे व्यवसायियों के विस्थापन के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं जबकि हम सभी व्यापारी नगर पालिका में पहले से ही पंजीकृत हैं। वहीं मामले में एसडीएम बागेश्वर ने जल्द ही सीओ बागेश्वर और व्यापारियों के बीच सुलह करने का आश्वासन दिया है। तब तक पालिका को हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। रामनगर में एक स्कूल संचालक ने फीस जमा न करने पर 2 सगी बहनों को परीक्षा में बैठने से मना कर दिया। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन रामनगर में कुछ निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही हैं और तमाम सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रही हैं। ऐसा ही एक मामला आदर्श बाल अकेडमी स्कूल का सामने आया है। बताया भी जा रहा है कि स्कूल संचालक द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों ने आर्थिक परेशानी के चलते फीस जमा नहीं की। स्कूल संचालक ने इन दोनों बहनों को परीक्षा में बैठने से वंचित करते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मामले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शिखर भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ वो स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रबंधन के बारे में बातचीत की। वहीं इस बीच कार्यकर्ताओं का स्कूल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं स्कूल प्रबंधक टी चंद्रा ने लगाए आरोपों को निराधार बताया। देहरादून के यूआईडी कॉलेज कैंपस में महिला वार्डन के साथ छेड़खानी के बाद बवाल हुआ। छात्रों ने यूआईडी कॉलेज में जबरदस्त बवाल काटा। वहीं इस दौरान कॉलेज प्रशासन की शिकायत का संज्ञान न लेने पर छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और जबरदस्त तोड़फोड़ भी कर डाली। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कॉलेज कैंपस के चीफ वार्डन पर महिला वार्डन ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दी गई तहरीर में वार्डन का कहना है कि कैंपस के ही चीफ वार्डन ने 12 तारीख को छेड़खानी की, जिसकी शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। राजधानी पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों ने कैंपस गेट को अंदर से बंद कर लिया, तोड़फोड़ की। बताते चले कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई तहरीर पुलिस को अभी तक नहीं दी गई है। कॉलेज प्रशासन की तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में चल रही आयुर्वेदिक सेमिनार में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का शीर्षासन कराया गया है, उसी तरह से एलोपैथी को भी जमीन में गाड़ देंगे। स्वामी रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी लोगों को और ज्यादा बीमार बना रही है। कोरोना की पहली दवाई भी उन्होंने ही तैयार की थी। एलोपैथी कोरोना की दवा नहीं खोज पाए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि स्वामी रामदेव अक्सर एलोपैथी को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कई बार रामदेव के बयान पर आपत्ति जता चुका है।
और मैंने ठान रखा जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस ना आए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में थोड़ा बहुत किसी को प्रयोग करना हो, दो चार यहाँ भी एलोपैथी के कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज मत होना, आप भी हमारे पाले में आ जाना। हमारा दिल बहुत बड़ा है। बाकी एलोपैथी में सर्दी जुकाम से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के भी कोई थोड़ा सा नए नए नाम रख दे, H3N2। अरे H3N2 तो है, तेरे पास दवा क्या है बावड़ी, ये बता। इनके पास में कोई दवाई नहीं है, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। इनके पास में बीपी की कोई दवाई नहीं, इनके पास शुगर की कोई दवाई नहीं। ये शुगर को क्या करते हैं, या तो अंदर आर्टिफिशियल वो इंसुलिन डाल देंगे, या जो है वो शुगर की ऐसी दवाई देंगे जो ब्लड में शुगर है उसको किडनी से ज्यादा पास आउट कराते। शुगर तो ठीक होती नहीं, किडनी का और बैठा देते। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।